इनका लेक्चर 106 जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 निकाल लीजिए, शाबाश। वॉल्यूम 2 कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 निकालें, शाबाश। जल्दी 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 जल्दी। चलें भाई, चलें, जल्दी कर लो भाई, जल्दी। सर ये पेज नंबर है मेरा ख्याल है किताब का 471, नई किताब जिनके पास है। अच्छा, ये इधर ही हाईलाइट करनी है चीज़ें, आपने इधर ही करते जाना, ये शायद आपको ना मिले ये वाला। वो कल मैंने कहीं और वर्किंग की थी, आज कहीं और करना है, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया जी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मेरे भाई 5 जी कहता कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस। बच्चों आप बात सुनिएगा ज़रा। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं ये प्रिपेयर की जाती हैं, बोले शाबाश, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा ना। अच्छा जी, आज तक तो हमने ऐसे ही प्रिपेयर किए हैं। और भाई बात समझ रहे हो, आज तक तो ऐसे ही प्रिपेयर किए हैं ना जी। अगर आपको ये पता चल जाए कि कल को चीज़ें महंगी होनी है, कल को चीज़ें महंगी होनी है जी, और जी जनरल इन्फ्लेशन रेट है 5%, सही है जी, और जिस चीज़ में आप डील कर रहे हैं उस पर जो इन्फ्लेशन आया वो है जी 8%। या इस तरह कर लें, जनरल इन्फ्लेशन रेट है जी 10%, और जो स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट है जिस चीज़ में आप डील कर रहे हैं वो है जी फॉर एग्जांपल 15%। तो भाई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस, कि अपने कैपिटल को आप फिर उधर तक ले जाते हैं। सादा कॉन्सेप्ट ये है, चीज़ें चाहे फ्यूचर में महंगी हो रही हों या ना हो रही हों, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं बगैर इन्फ्लेशन लिए हुए, और भाई ऐसे ही आज तक कैसे ही करते आए हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर जिसका नाम है जी कैपिटल मेंटेनेंस। क्या बच्चों, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है जी अपने कैपिटल को ना मेंटेन करो उस लेवल तक जितना क्या है बच्चों, इन्फ्लेशन क्या है, ये बात समझे हैं। वो एक छोटी सी एडजस्टमेंट आ जाती है, एक छोटी सी क्या आती है, हाँ, लेकिन किताबों पे उसका कोई इम्पैक्ट होता नहीं है। वैसे एंड पे आके जब रिजल्ट देखेंगे ना, वो रिजल्ट जो है वो आपस में सारी चीज़ों का, जिस तरह मर्जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लें, उसका रिजल्ट जो होगा ना बगैर इन्फ्लेशन लिए और इन्फ्लेशन लिए वो बराबर ही आएगा। सही है बच्चों। अच्छा जी, अब बने जरा मेरे साथ, आ जाए बच्चों इधर। कहता ओनली इनफ्लोज ऑफ एसेट इन एक्सेस ऑफ अमाउंट नीडेड। जी भैया आपको पता है ना, एसेट इज इक्वल टू एसेट्स बराबर होते हैं जी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट में से लायबिलिटीज माइनस करें, कैपिटल लाता है, और ये कैपिटल किधर जाके ऐड होता है बच्चों, प्रॉफिट के अंदर। ये बातें सारी पता है ना, ये इधर तक देख लीजिएगा, इधर पढ़ें। द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क स्टेट्स दैट देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैपिटल। कितने कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों, एक है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। क्या बच्चों जी, कैपिटल मेंटेनेंस में दो कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों, एक है भाई फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और दूसरा है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, और दूसरा है मेरे भाई बनाना है आपने, दूसरा है फिजिकल और दूसरा है बच्चों फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। जी बुक पे बनाओ बच्चों, बुक पे बनाओ। आगे बच्चों फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में दो चीजें आती हैं। कितनी चीजें आती हैं इसमें, दो चीजें हैं जी। एक को कहते हैं बच्चों रियल टर्म्स और एक को कहते हैं बच्चों
और एक को क्या कहा जाता है? हमने कैपिटल को उस लेवल तक लेके जाना है बच्चों जितना क्या है, इन्फ्लेशन है। सही है? और उसका इंपैक्ट कैपिटल कैपिटल के अंदर जाएगा। जी, रियल टर्म्स के अंदर बच्चों लिखें, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। जी बच्चों, इसमें हम इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट करते ही नहीं है बच्चों, इसमें इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट करते ही नहीं है, होती नहीं है। जी, इसमें आ जाए बच्चों, एज रिक्वायर्ड, इसमें होती है भाई। और मेरे मासूम दोस्तों, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में भी होती है। जी, इन दोनों में होती है भाई। इन दोनों में होती है दोस्त। शाबाश शाबाश, ये साथ नोट कर लें, इस तरह नोट करें, ये तस्वीर सी बनाएं इस तरह। हाँ जी, कर लिया भाई नोट सबने? हाँ, अब थोड़ा सा फर्क है दोनों में भैया। इसमें तो ये फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस इसमें तो होती नहीं है। रियल टर्म्स का मतलब है बस चीज जितने पे है उतने पे ही रहेगी। इसका मतलब है कि होती है, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट लेना है, इसका मतलब है इन्फ्लेशन का इंपैक्ट लेना है। लेकिन थोड़ा सा चेंज है, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट कैसे लेना बच्चों? क्या था, इसके लिए कोई रेट रेलिवेंट होगा ना, 10% इन्फ्लेशन, 12%, 15% रेट रेलिवेंट है। क्या था, इसके लिए जो रेट रेलिवेंट है ना, जो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस है, क्या था, जनरल इन्फ्लेशन रेट इज बच्चों, ये परसेंटेज में होगा। मैं समझाता हूं जनरल इन्फ्लेशन रेट क्या है, बस अभी लिखते जाएं बस। इसमें मेरे भाई स्पेशल नहीं, स्पेसिफिक, स्पेशल जी, उल्टा हो गया, बहुत अच्छे, सॉरी ये उल्टा हो गया, नहीं नीचे न्यूट लिख दें जी, उल्टा हो गया बच्चों, उल्टा हो गया। पहले तुम बोले नहीं हो यार, डर रहे थे तुम। जी, इस तरह कर लें, इधर आए बच्चों, इधर। ये स्पेसिफिक इन्फ्लेशन परसेंटेज इज रिक्वायर्ड। जी भाई, इधर स्पेसिफिक और इधर बच्चों होता क्या है, मैं समझाता हूं, पहले नोट कर लें, पहले ना भाई नोट कर लो। अच्छा, एक दो बातें और भी लिखवा दूं ना, लिखवा देते हैं। खामोश, इसको बच्चों दिस इज, पहले लिखवा दूं फिर एक ही दफा बताता हूं, दिस इज मोस्ट मोर सूटेबल फॉर इन्वेस्टर्स, suitable for management।
जी जी बच्चों, आप इधर मैं समझाता हूं आपको। सर जी, कैपिटल मेंटेनेंस में दो चीजें हैं। एक है बच्चों फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, और दूसरा है फिजिकल। फिजिकल में फिजिकल लिया बस, ऑनलाइन में नहीं। और फाइनेंशियल के अंदर दो चीजें, एक है मनी टर्म्स, एक है बच्चों रियल टर्म्स। बच्चों मनी टर्म्स के अंदर ना, मनी टर्म्स में ये चेंज कर लीजिएगा, ये मनी टर्म्स के अंदर बच्चों इन्फ्लेशन रेट रेलिवेंट। रियल टर्म्स के अंदर ये होता है बच्चों, जितनी महंगाई है ना उतने से आपने इन्फ्लेशन ले लेना है बस। इसके अंदर क्या होता है, कहता जी इन्वेस्टर है यानी शेयर होल्डर्स हैं या ऑनर है, वो ये देखता है यार जितनी महंगाई है ना उतना के भी मुझे इंपैक्ट आ जाए ना मेरे रिटर्न के ऊपर, बस वही ठीक है। फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा होगा ना, ये फ्यूचर के लिए है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्फ्लेशन ही लेने बैठ जाना आपने, जो हिस्टोरिकल बेसिस पे बनती हैं। अच्छा जी, वो कहता है यार देखो इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट तो मुझे देखनी चाहिए कितनी है। कहता जनरल इन्फ्लेशन रेट, कहता जी कंट्री के अंदर जो महंगाई का रेट है ना वो 20% है, 15% है, 10% है। ये क्या है बच्चों, ये सारों पर है, सारी चीजों पे ये जनरल इन्फ्लेशन है। क्या है जी, कहता ये वाली चीज जो है ना, जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट करनी हो, वो कहता यार फॉर एग्जांपल मैं आपको आसान एग्जांपल देता हूं आपके लेवल की। भाई जो एम्प्लॉय होता है वो जब साल एक पूरा होता है जी, तो उसकी ख्वाहिश होती है जी कि इंक्रीमेंट लगे, मुझे क्या उसका नाम है, मेरी सैलरी बढ़े। अच्छा, अब ना सुनना, बात गौर से सुनना, उसकी कोशिश होती है यार कम से कम इतना तो होना, जितना इन्फ्लेशन है उतना तो मुझे इम्पैक्ट दिया जाए ना। एक साल के बाद इन्फ्लेशन 15% से बढ़ गया, वो कहता है कम से कम यार 15% बढ़ा दो, ये इतना तो होना, ये ओके है। सही है बच्चों, इसलिए लिखा दिस इज मोर सूटेबल फॉर, यानी जिसने इन्वेस्टमेंट करनी। मैंने एग्जांपल आपको एम्प्लॉय की दे दी है, बात समझ आई है। अब आप आए इधर, कहता इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड कहता स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट इज, कहता जी इसमें ये कहना चाह रहा है, कहता आपने उस खास चीज को देखना है, स्पेसिफिक चीज को देखना है कि जी फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप कितने से बढ़ गया, इस पे इन्फ्लेशन कितना है, और सही है ये खाने पीने की चीजों पे इन्फ्लेशन कितना है, ये स्टोर की आइटम्स पर इन्फ्लेशन कितना है, और सही है भाई ग्रोसरी आइटम्स पे इन्फ्लेशन कितना है, लग्जरी आइटम्स पर कितना है। और बात समझ रहे हैं, ये स्पेसिफिक है। क्या है बच्चों, मैनेजमेंट बैठी है, मैनेजमेंट ने कहा यार देखो हम जिस चीज में डील कर रहे हैं ना उसमें इन्फ्लेशन आ गया 20%, 22%, कम से कम हमें ग्रोथ कितनी चाहिए। बात समझ रहे हैं, ये सूटेबल होता है एम्प्लॉयज के लिए और किसके लिए बच्चों, मैनेजमेंट करने सारी चीजें उसमें कवर हो जाती हैं। ये बात समझ आती है। अच्छा जी, इसमें ना एक नाम भी इस्तेमाल होता है, कहता कौन सा रेट ऐसा है, कल हमने पढ़ा था रिप्लेसमेंट करंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कहता कौन सा रेट ऐसा है जो करंट कॉस्ट को मीट करेगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट रेट, करंट रेट की बातें, कहता इसके लिए रेलिवेंट, इसके लिए या वो मनी टर्म्स, करंट की, करंट का मतलब है अगर आज आपको कोई चीज लेनी पड़े जाके तो कम से कम बच्चों 20% से चीज महंगी हो गई है। 100 रुपए की चीज है, 20% से महंगी हुई, कितना हो गया बच्चों, 120, 120 रुपए चाहिए। ये 20 रुपए जो है 20 बच्चों, ये स्पेसिफिक ही होगा ना, 20 रुपए आपको मजीद चाहिए, 100 रुपया है, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट डाला तो बच्चों 20 से चीज बढ़ रही है। और बात समझ आई, कहता अगर आज आप इस चीज को खरीदने जाओ तो ये कितने की मिलेगी, 120। किस रेट के अंदर ये वाला एलिमेंट छुपा हुआ है, और इसके अंदर बच्चों ये जनरल है, जनरल महंगाई की रेशो इतनी है बच्चों, ये क्या है और ये क्या है मेरे भाई, ठीक है जी। और बात समझे हैं, इसे कांस्टेंट रेट भी कहते हैं, इसे 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 कहता है इनकम भी उतने से बढ़ रही है, एक्सपेंस भी उतने से बढ़ रहे हैं, जितनी महंगाई है ना। भाई एक बंदा है 15% फॉर एग्जांपल जी इन्फ्लेशन है, कितना है मैं मिसाल दे रहा हूं, कहता जी उसका इंक्रीमेंट भी 15% लगा दिया, उसके खर्चे भी बेचारे कितने से बढ़ रहे हैं, ये कांस्टेंट है। क्या है बच्चों, और ये जो है बच्चों ये स्पेसिफिक, ये क्या है बच्चों जी, बात समझे हैं, जितने से आपकी चीज बढ़ रही है जितने से उसमें इन्फ्लेशन है। बात समझे हैं, इधर लफ्ज लिख लें कांस्टेंट रेट, इस तरह की बात लिख लें कुछ इस तरह की, और इधर लिखें करंट लिख लें, फिर मैं एमसीक्यूज पढ़ाऊंगा जाके, फिर प्रॉपर लफ्ज बता दूंगा आपको। इधर लिखना है बच्चों स्पेसिफिक नहीं, इधर लिखना है करंट रेट, करंट कॉस्ट, इधर लिखें, इधर
इधर इधर फिजिकल में, और मेरे भाई इधर लिखें बच्चों रियल में। जी जी क्या कह रहे हैं? अच्छा ले लेते हैं, पहले ये लिखवाने तो दो यार। इस इधर क्या कहते हैं भाई, इसको क्या कहते हैं? इधर लिखें कांस्टेंट रेट। शाबाश शाबाश शाबाश, बस ये बातें याद रख लें, ये टॉपिक कवर हो गया बस। अच्छा जी, अच्छा बच्चों अब आप इधर आए, जरा हल्का सा पढ़ लें, हल्का सा इधर। ये मनी टर्म्स क्या होती हैं? कहता प्रॉफिट रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन नॉमिनल मनी कैपिटल ओवर द, जी नॉमिनल का मतलब क्या होता है जी? भाई नॉर्मल जितना, क्या उसका नाम है, इंपैक्ट है जनरल का, जनरल। कहता था इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एसेट हेल्ड ओवर द पीरियड होल्डिंग गेन्स, फायदा। कहता आर कॉन्सेप्चुअली क्या है बच्चों? प्रॉफिट। कहता दे में नॉट बी रिकॉग्नाइज एज सच, ये किस में होता है बच्चों? मनी टर्म्स में। किस में बच्चों? हिस्टोरिकल कॉस्ट इज यूड, ये आपको पता है बच्चों। नो एडजस्टमेंट, ये आपको पता है सारा। नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, ये पता है। कहता प्रॉफिट रिप्रेजेंट, और इसमें ये बात कहना चाह रहा है, कहता एक्चुअल फायदा आपको कितने का मिलेगा। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, एंड पे रिजल्ट क्यों सेम रहना, मेरी बात सुने। जिस बंदे ने जनरल इन्फ्लेशन रेट का इंपैक्ट लिया, उसकी चीज 100 से बढ़ के कितने की होगी? 115 की। फॉर एग्जाम्पल 15% है। अगर उसने एक्चुअली बेची है 130 रुपए की, तो उसको गेन कितना आएगा? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इधर एक्चुअल कॉस्ट इसने रखी है जी हिस्टोरिकल में। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है बच्चों? एक्चुअल कॉस्ट इसने रुपीस कितने पे रखी है? 100 पे। एसेट जब डिस्पोज हुआ, वो है बच्चों रुपीस 130 का। गेन कितने का आया है? गेन कितने का आया? 30 रुपए का। इधर आए बच्चों, इधर आओ, जिसमें जनरल इन्फ्लेशन रेट है। जनरल इन्फ्लेशन रेट है बच्चों, इसने एक्चुअल कॉस्ट कितनी रखी? 100 मल्टीप्लाई बाय 15% से इंक्रीज कर दिया, 1.15 कर लूं मैं। ये कितना हो गया बच्चों बताओ? डिस्पोजल अमाउंट कितनी है? इसको गेन कितने का आया? इसको कितने का आया? अच्छा इधर इधर, इधर देखना इधर। अच्छा जी इधर आए जरा, किधर गया? ये रहा। इधर मेरे भाई ये एक्चुअल कॉस्ट किधर गया? 100। ये कहता है जी फॉर एग्जांपल 120 से। इधर कितना आया बच्चों? डिस्पोजल अमाउंट इधर जी 100। ये कितना आया? इधर देखें, इधर देखना तवज्जो से जरा। इन्होंने अपनी कॉस्ट को नहीं बढ़ाया, और ये कितने का गेन? 30 का लेके गेन, 30 का गेन लेके खुश हैं। इन्होंने अपनी कॉस्ट को कितना बढ़ाया? 15% से। कितने से बढ़ाया? डिस्पोजल अमाउंट किधर गई है? चली गई कहीं? ये कितने का गेन कमा के खुश हैं? लेकिन इन्होंने अपनी कॉस्ट भी तो 15 से बढ़ाई है ना। इन्होंने अपनी कॉस्ट भी तो 15 से बढ़ाई है ना। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये 30 का गेन लेके खुश हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई इनसे ये पूछेगा कि भाई आपका एक्चुअल गेन कितना इन्फ्लेशन के बगैर, वो कहेंगे यार अगर तो जनरल लगाऊं तो -15 करने पड़ेंगे, एंड रिजल्ट 15 ही आएगा। इधर आए, इनका एक्चुअल कॉस्ट इनकी कितनी है? इन्होंने 20 से अपनी कॉस्ट बढ़ाई। इनको गेन किताबों में कितना नजर आ रहा होगा? लेकिन इन्होंने पहले कॉस्ट बढ़ाई भी तो होगी ना, इसलिए इनको गेन कितने का नजर आ रहा है? अच्छा जी अगर इनसे पूछा जाए, अगर आपको 30 का गेन आपने किताबों में शो करवाया, अगर आप इन्फ्लेशन का इंपैक्ट निकाल दें स्पेसिफिक वाले का, तो आपका गेन कितना? ये कहेंगे जी 10 रुपए का। कितने का? बात समझ आ रही है? अच्छा जी अब मेरे भाई इधर आए, अब आप आ जाए फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस पे। अच्छा और सुनना सुनना, और ये कहना चाह रहा है इनको जितना भी गेन नजर आ रहा होगा ना, कहता वो डिस्पोजल के वक्त नजर आएगा। किसके वक्त नजर आएगा? डिस्पोजल के वक्त। और ऐसे ही है। अच्छा जी आज कहता ये मार खा रहे हैं, लेकिन डिस्पोजल के वक्त जब सेटलमेंट करेंगे ना तो बराबर ही खड़े होंगे सारे।
जी, कहता प्रॉफिट रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन इन्वेस्टेड परचेजिंग पावर ओवर द, कहता था ओनली डेट पार्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, सिर्फ वो वाला पार्ट जिससे प्राइस इंक्रीज हो रही है ऑफ डेट ऑफ एसेट डेट एक्सीड द इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ, ज्यादा बात इधर गौर से इतनी भी नहीं पढ़नी, मोटे मोटे लफ्ज याद रखने हैं। कहता इधर रिगार्डेड एज प्रॉफिट, कहता था रेस्ट ऑफ इंक्रीज इधर ट्रीटेड एज कैपिटल मेंटेनेंस एडजस्टमेंट, कहता और वो किस में ले जानी है या कैसे लेके जानी है, अभी सवाल करवाते हैं समझ आएगी। इधर एंट्री क्या होती है बच्चों, कहता जितने से आपने इन्फ्लेशन का इंपैक्ट लेना है ना उतने से आपका प्रॉफिट क्या हो जाना है, कम हो जाना है। क्या हो जाना है जी, कहता प्रॉफिट और लॉस डेबिट वो इन्फ्लेशन के इंपैक्ट से, और बाकी किधर चला जाना है, इन्फ्लेशन रिजर्व एसओसीआई से होता हुआ इक्विटी में जाएगा। किधर जाएगा, कैसे जाएगा, अभी क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी, कहता अंडर दिस कॉन्सेप्ट ए प्रॉफिट इज अर्नड ओनली इफ द, ये सारी हमें कहानियां लिखी हैं, ये छोड़ें ये छोड़ें, इधर आके पढ़ें। कहता दिस इज ऑल्सो कॉल्ड करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। करंट बच्चों अभी अभी आपको लिखवाया भी है उधर। कहता एज द फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट रिक्वायर अडॉप्शन ऑफ करंट कॉस्ट बेसिस ऑफ, कहता स्पेसिफिक के अंदर ये होता है वो एनालाइज करते हैं कि बच्चों एक्चुअली मेरी चीज की कॉस्ट कितनी हो गई है, 120 पे चली गई है, क्योंकि इन्फ्लेशन का स्पेसिफिक रेट कितना है मेरी चीज पे 20%। कहता वो अपनी कॉस्ट को पहले ही क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, कहता जी ठीक है बस इसकी एंट्री पढ़े जरा, इसकी एंट्री पढ़ लें बच्चों। क्या है, कहता प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट इन्फ्लेशन के इंपैक्ट से, और इसने भी एसओसीआई में ही जाना है इक्विटी के अंदर। हाँ, इसको नाम दे दिया जाता है करंट कॉस्ट रिजर्व का। ऊपर जो नाम दिया है वो किसका दिया बच्चों, इन्फ्लेशन रिजर्व का। अच्छा, अगर आप ना इसको ये नाम नहीं देना चाहते ना, आप इसे इन्फ्लेशन रिजर्व भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रिजर्व भी कह सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या है बच्चों, अब आपने आना है एग्जाम्पल नंबर 6 में, ये करेंगे तो बात समझ आएगी, ये तो हमें कहानी है ना, ये करेंगे तो बात समझ आएगी। कहता जी कैलकुलेट प्रॉफिट, क्या करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, एंड प्रिपेयर समरी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। समरी का मतलब एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। कहता एज ऑफ 31 दिसंबर ईयर 1 अंडर द फॉलोइंग कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट्स। पहला क्या है बच्चों, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मनी टर्म्स, फिर है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस रियल टर्म, और फिर तीसरा क्या है जी, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे मेरे भाई, 3 कॉलम बना लेंगे। कितने कॉलम बनाएंगे, पहला बनेगा जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में 3 कॉलम। पहला किसका जी, मनी टर्म्स, रियल टर्म्स और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। ओके बच्चों, लें सर सवाल भी पढ़ लें साथ। कहता एक्स लिमिटेड कमेंस बिजनेस ऑन जनवरी ईयर 1 विद अ सिंगल आइटम ऑफ इन्वेंट्री। एक इन्वेंट्री की आइटम है, कितनी है, कहता विच रुपीस, बोले शाबाश। सबसे पहले तो मुझे बता देना, अगर ऑनर घर से पैसे लेके आया तो बच्चों एंट्री क्या हुई होगी, बोले शाबाश, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। एक्स में कैपिटल अगर लिखना हो तो 10,000 का लिख देंगे आप लोग, देंगे, और कैश में भी लिख देंगे 10,000 रुपया। अच्छा जी, अच्छा ड्यूरिंग द ईयर इट सोल्ड द आइटम फॉर रुपीज कितने की, 14,000। और सही है बच्चों, लेकिन 10,000 गया भी तो होगा ना, वो कॉस्ट भी तो होगी ना। कहता है ड्यूरिंग द ईयर इन्फ्लेशन वॉज रुपीज कितना बच्चों, 5%, बट इन्फ्लेशन स्पेसिफिक टू द आइटम वॉज, अब हाईलाइट कर ले जनरल इन्फ्लेशन कितना है, 5, और स्पेसिफिक इन्फ्लेशन को भी हाईलाइट करो बच्चों, और आगे ना लिख लो, आगे उर्दू में लिख लें, सवाल में थोड़ा सा मसला है, इसे क्लियर होना चाहिए था। आगे लिखें आइटम की कॉस्ट 10,000 रुपया है। आइटम की कॉस्ट कितनी है बच्चों, भाई आइटम की कॉस्ट कितनी है साइंसदानों जी मेरे भाई, ये एग्जाम्पल नंबर कौन सी है, एग्जाम्पल नंबर 6 बच्चों, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। क्या बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6 सर। अभी आपने क्या बनाना है, उसने रिक्वायरमेंट में क्या बोला जी, प्रॉफिट की क्या करनी है बच्चों, कैलकुलेशन। सर जी मेरे भाई, और सर उसने क्या कहा, समरी बनाई किस चीज की,
जी। एस एफ पी के क्या बनाने हैं जी, एक्सट्रैक्ट कह दूं मैं? अच्छा जी। अब ना बच्चों डेटा नहीं है, ये छोटा सा सवाल ही आता होता है, पूरा डेटा शेटा नहीं है, सही है ना? अच्छा मुझे बताएं, पहले तो वैसे नॉन करंट एसेट आते हैं फलां ये वो तो नहीं है बच्चों, बस छोड़ें आप। हाँ जी, इधर करंट एसेट लिखना है तो नहीं लिखना तो वो भी ना लिखो, ठीक है। डायरेक्ट इक्विटी, असल में हमारा जो काम है ना वो इक्विटी है। क्या है? अगर आपने कैश 10,000 लिखना लिख दें, जितने से ऑनर लेके आया, और इक्विटी भी बढ़ गई होगी ना जी। इधर आना है बच्चों, क्या नॉन करंट एसेट तो नहीं है ना? और मेंस काम समझो, इक्विटी, इक्विटी में कैसे चेंजेस आनी है ये समझो, ये कैश कुछ के रोलों में ना पढ़ो। अच्छा फिर आना है, चलो लिखना है तो लिख लो करंट एसेट्स। इधर भी आए बच्चों, मुझे बताएं कितने कॉलम्स बनने हैं, बताएं शाबाश। इधर आना है जी फाइनेंशियल, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। इसमें कितनी चीजें हैं बच्चों, बोलो जल्दी शाबाश। और इधर क्या आना है? और सही है जी, इधर भी यही हेडिंग बन जानी है, इधर भी यही हेडिंग बननी है जी। फाइनेंशियल, बस इसको ना आपने ऐसे याद कर लेना जो लिख रहा हूं बस, ठीक है। इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, ये कोई इतनी कॉन्सेप्चुअल बात है नहीं है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा ज्यादा इसमें रोला नहीं डालना जी। इधर बच्चों क्या है? मैं ना जरा पूरा नहीं लिख रहा, आप पूरा लिख देंगे ना जी। बताएं फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में कितनी चीजें आती हैं बच्चों? मनी टर्म्स और, शाबाश वेल डन। इसमें इन्फ्लेशन का कोई इंपैक्ट? इधर बच्चों क्या है? सर, और इधर तो आपको पता है फिजिकल तो फिजिकल खुद ही है ना जी। इधर आए बच्चों, इधर भी क्या आना है बोलो? इधर, इधर दो चीजें हैं ना सर। 14,000 रुपए की चीज बेच दी, रेवेन्यू कितना आया बोलो भाई बोलो, रेवेन्यू बोलो। अच्छा चलें, एक मिनट रुकिएगा, बच्चों ने रोला डालना होता है। सर करंट एसेट कहाँ गए जी? मैं कह रहा हूँ कि रेलिवेंट नहीं है इतना, छोड़ो बस। चलो 10,000, इधर भी कितना बच्चों, और इधर भी छोड़े। ओके बच्चों, अब आ जाए इक्विटी, बताएं शुरू में कितनी होगी इक्विटी? सही है बच्चों, इक्विटी। असल में जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये लिखने लगा हूं, ये समझिएगा बरा, ये समझिएगा इक्विटी। और साइंसदान इधर देख, इधर इधर देखो, शुरू में 10,000 रुपये आया, कैश डेबिट किया, कैपिटल क्रेडिट कर दिया, सही है बच्चों। 14,000 की चीज बेची और खर्चा भी तो 10,000, चीज की कॉस्ट कितनी है? अच्छा अच्छा, इक्विटी आई होगी पहले ना जरा। अभी तो मैं सादा काम कर रहा हूं ना, अभी तो मैंने इन्फ्लेशन का इंपैक्ट लिया ही नहीं है जी। बिफोर इन्फ्लेशन लिखने लगा हूं इधर में, बिफोर, बिफोर इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट, बिफोर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। इक्विटी कितनी है बच्चों? इधर 10,000, इधर भी 10,000, और इधर भी। देन कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, बस बस। अच्छा जी, इधर आओ बच्चों, इधर आओ, इधर आके लिखो रेवेन्यू। क्या बच्चों? इधर भी 14,000, इधर भी 14,000, इधर भी 14,000 जी। आप इधर आओ बच्चों, खर्चा कितना, खर्चा कितना, खर्चा कितना जी। आप कॉस्ट कह लें या कॉस्ट ऑफ सेल कह लें, जो आपका दिल करता है जी मेरे भाई। प्रॉफिट सारों का सेम, सारों का सेम जी। 4,000, इधर भी मेरे भाई, और इधर भी
जी डन बच्चों, इधर तक कोई मसला। अब असल में ये टॉपिक अब शुरू होने लगा है, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। प्रॉफिट और लॉस को कम करना है और जितने से कमी की इक्विटी को बढ़ाना है। आप मेरे भाई इधर आए और मैं लिखने लगा हूं, लाल है भी लाल है, पूरी गड्डी लाल जी। इधर आए, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। बस वापस आ जाया करें, थोड़ी सी बात हो जाए ना फिर वापस। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट मेरे भाई, इधर देखें बच्चों, इधर देखो, तवज्जो फरमाएं, इधर होना है कुछ ना ना ना, इधर बताएं बच्चों। आप इधर देखो, इधर जनरल इन्फ्लेशन, भाई इधर देखो, जनरल इन्फ्लेशन, बल्कि इधर ना कर लूं मैं, हाँ ठीक है इधर ही कर लेते हैं। बच्चों बहुत तवज्जो से बात सुननी है। अब एक छोटी सी बात मुझे याद नहीं रही आपको लिखवाना, लिखें जिधर भी जनरल इन्फ्लेशन आना है, दो जगह आना है ना, फिजिकल में भी और बच्चों फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस रियल में भी। लिखें जो इन्फ्लेशन का रेट है हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगेगा। ये बात पता नहीं मुझे याद क्यों नहीं रही, बताना। मैं लिख लेता हूं मेरे भाई, मैं लिखता हूं, इतनी इंपॉर्टेंट बात स्किप क्यों कर गया मैं जी। असल में ये हमें लॉजिक बिला वजह समझाने लग पड़ा ना। इन्फ्लेशन रेट is always applied on ओपनिंग इक्विटी। कह लें जरा ज्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा, पढ़े लिखे लोग आजकल ये कहते हैं। is always डन। लें सर, आए जी इधर बच्चों, बताओ जी, इधर ही वर्किंग कर लें, साथ ही इधर साथ ही कर लें, बस ठीक है। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट साथ ही कर लें बच्चों, थोड़ा नीचे करके ज़रा जगह खुली हो जाएगी। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, जी बच्चों इधर तो होनी नहीं है ना। इधर बताएं ओपनिंग कैपिटल कितना है, ओपनिंग बताना है, मल्टीप्लाई बाय जनरल रियल टर्म बताएं कितना है इन्फ्लेशन, बताएं। और इधर बताओ बच्चों, जी बोलें। और इधर मुतवज्जे हों, प्लीज मुतवज्जे हों, इसकी एंट्री बताएं, प्रॉफिट और लॉस डेबिट, और इसी चीज को इधर जाके ऐड कर देना है। यानी हमने ना अपने कैपिटल को उतने से बढ़ाना है। सादा बात ये है, प्रॉफिट से निकलेगी अमाउंट और किधर ऐड होगी, हमेशा प्रॉफिट से निकलेगी। जी मेरे भाई इधर आ जाएं जी। बिफोर आफ्टर बच्चों, आफ्टर इधर कहना है एडजस्ट, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, इन्फ्लेशन। अब एडजस्टमेंट ऐड होनी है ना, इधर तो कुछ नहीं आना, वो 500 से इधर, और बच्चों इधर, इधर क्या 1000 इधर, डन बच्चों। ये आपने इन्फ्लेशन का इंपैक्ट ले लिया, जितना इधर से निकला ये वो अंग्रेजी में बात करना चाह रहा था कि जितना आप ये करेंगे ना उतने से आपने अपने कैपिटल को क्या करना है, मेंटेन करना है। और फिर आगे कह रहा था देन प्रॉफिट इज एडेड टू कैपिटल, इस तरह की बात कुछ पता, वो देखते हैं। बहरहाल इधर से जो निकला इधर ऐड, यही तरीका आपने पेपर में इंशाल्लाह रखना है। अच्छा अब आप मुझे बताएं बच्चों, इधर बताओ प्रॉफिट बताओ कितना है, इधर 4000, इधर इधर, और ये प्रॉफिट किधर जाके ऐड होता है अब, और याद है चेंजेस इन इक्विटी,
इधर कितना बच्चों, इधर कितना जी। अगर आप ऐसे ना आपस में लिंक करके चलेंगे ना तो इंशाल्लाह बात आसान हो जाएगी। फिर जितनी इक्विटी पहले थी वो लिखें, इसको छोड़ें यार, ये कोई इतनी रेलिवेंट चीज नहीं है, ये कोई इतना मसला नहीं है। ये जो है बिफोर एडजस्टमेंट इक्विटी लिखें जितनी थी बच्चों, उसके बाद एडजस्टमेंट फैक्टर जितना इधर से माइनस किया बिल्कुल इसके अंदर एडजस्टमेंट फैक्टर उतना ऐड कर देना है, इन्फ्लेशन फैक्टर सॉरी। उसके बाद बच्चों जो प्रॉफिट आया एज इट इज आके इधर चेप दें 4000 3500 और इधर जी बच्चों इधर आए और बताएं जवाब कितना है। लें सर, जी ठीक है बच्चों, एक सवाल और करवाना है मैंने, पास पेपर का आप खुद कर लेंगे। चलो मैं पास पेपर का करवाता हूं। आ जाए बच्चों इधर, खामोश। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 6 कहता प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कहता सिर्फ कौन से वाला पोर्शन, यानी कहता जी जो मेन काम है ना वो करके बताओ, नए नए कामों में ना पढ़ो। कहता ऑफ IEL अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। दी बच्चों असल में ना कैपिटल मेंटेनेंस का लव उसका जो सोल्यूशन है ना उसके अंदर उसने फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस भी लिया और फाइनेंशियल भी, वो बस लिखने में ऐसा मसला हुआ। बहरहाल छोड़ें आप इस बात को। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, अब मैं ये रेस करने लगा हूं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं रेस कर रहा हूं। जी जल्दी जी, 20 सेकंड हो गए हैं। डन। बच्चों सिर्फ कौन सा बनाना है बोलो जी। अच्छा ये मनी टर्म्स रेलिवेंट नहीं है इस सवाल में। अच्छा आपने मनी टर्म्स बनाने अपने समझने के लिए बना लें, लेकिन उसने पूछा नहीं है। अच्छा खैर बना लो बना लो बना लो जी। कहता जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अब आपको ना पूरा लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट कैलकुलेशन नहीं, स्टेटमेंट ऑफ, बल्कि नाम भी लिखना पड़ेगा। लिख लेंगे आप लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस लिख लेंगे। आपने कहना सर आपने भी ऐसे लिखा था तो हम भी ऐसे लिख रहे हैं फिर, और लिख लेंगे। ये प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बन जाएंगे बच्चों, नाम कंपनी का लिख दीजिएगा जी। अच्छा बच्चों मुझे बताओ, पहले पढ़ो ऊपर, बताओ कैपिटल कितना है, कैपिटल होगा तो आगे चलेंगे ना। कहता जी इनका एम्पायर लिमिटेड कमेंस बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 60,000 विच वाज यूज्ड टू परचेज 2 आइटम्स ऑफ इन्वेंटरी। जी बच्चों कैश डेबिट कैपिटल, उसने स्पेसिफिकली कहा कैश के चक्करों में नहीं पड़ना, कहता इक्विटी बनाए। सर बताओ बच्चों इक्विटी कितनी है इधर, ये रेलिवेंट नहीं है, चलें आपके समझने के लिए बना रहा हूं जी। सर बताएं बच्चों, गुलूकार साहब इधर देखो इधर जी। कहता है डिटेल्स ऑफ देयर कॉस्ट एंड सेल फॉर द ईयर एंडेड। भैया आपने ना दोनों प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेना है बच्चों, ये सेल है दोनों प्रोडक्ट की, क्या है। अच्छा जी, क्योंकि ना देखो स्पेसिफिक रेट अलहदा 12% है, ये है ठीक है, तो हर दोनों प्रोडक्ट पे सेम रेट है, क्या है बच्चों। भाई दोनों प्रोडक्ट्स पे सेम रेट है ना, नहीं तो लहदा कैलकुलेशन करते नहीं। अगर कहता जी इन्फ्लेशन जनरल में तो मसला नहीं है, स्पेसिफिक में इस पे रेट होता जी और ए पे बी पे, और फिर दोनों को लहदा करते कैलकुलेट, यानी वर्किंग में कर लेते ना जी। सेल बता दें बच्चों कितनी है जी, 55 प्लस 70 कितना हो गया 1। इधर भी बच्चों, इधर भी बच्चों,
कॉस्ट बता दो दोनों की ऐड करके। अच्छा मैं ना तसल्ली के लिए 55 प्लस 70 और इधर बताएं प्लस कितना हुआ, इधर भी 60, इधर भी 60, इधर भी 60। बताएं बच्चों प्रॉफिट कितना, इधर भी, इधर भी। अब बच्चों इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट इधर तो नहीं आनी ना, जो काम इधर किया है बच्चों वही उधर करना है। बताएं जी किस पे लगनी है, 65,000 पे लग जाएगी ओपनिंग कैपिटल पे। सर हम आप क्या समझते हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, बादाम भी खा रहे हैं, नजरों की हिफाजत भी खूब कर रहे हैं आजकल। तो जी मेरे भाई मल्टीप्लाई बाय 8%, इधर से लेस होगा बच्चों, और इधर इधर बता दें इधर कितना है, मल्टीप्लाई बाय बताएं सर। जो आपने इधर काम किया ना एज इट इज जाके क्या कर दें भाई, प्रॉफिट और लॉस डेबिट और ये एसओसीआई इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। हाँ अगर स्पेसिफिक नाम पूछे तो इसको करंट कहते हैं ये वाला, और वो कांस्टेंट। अच्छा जी इधर इधर ऐड कर दिया आपने जी भाई। आप बताएं इधर प्रॉफिट कितना है, इधर बताओ 602, इधर डन बच्चों, ये बात समझ आती है भाई। अच्छा अब इधर क्या करूं, ऐड क्या करूं, एज इट इज इधर आके क्या कर दूं, इधर इस वाली चीज को कहते हैं कैपिटल को आपने क्या किया, मेंटेन किया। क्या किया, लेकिन बच्चों फर्क तो कोई नहीं पड़ा, आप प्रॉफिट और लॉस कम कर रहे हैं और इधर से आप क्या उसका नाम है एडजस्टमेंट ऐड कर रहे हैं उतने से ही, तो फर्क तो पड़ना ही नहीं है ना। जी बच्चों जवाब बता दें, इधर बता दें। अब आप क्या करेंगे, अच्छा सोल्यूशन अगर आप देखें ना उसने थोड़े अजीब से तरीके से कैलकुलेशन की है, खैर सही है ना। अच्छा वो मनी, वो जो था ना मनी टर्म्स वाला वो रेलिवेंट नहीं है इसमें। अच्छा जी अब बच्चों आप ना ये वाला क्वेश्चन जो है ये वाला, ये आपका होमवर्क हो गया क्वेश्चन नंबर 1 जी। भाईजान इधर आ जाए जरा, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 1 यार। बच्चों खामोशी के साथ ना अब आप आ जाएं किधर, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ये जी 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 दोबारा बताएं, किधर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है? चलें दोनों पे कर लिया ना, आप इस पे लगा दीजिएगा। ये उसने कहा था इन्फ्लेशन स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट ए, और ये क्या है बच्चों 8%, ये जनरल है। और जब स्पेसिफिक लगाना था तो किस पे लगाना था, वो सिर्फ ए पे लगाना था, बी पे नहीं। वो सही कर लेंगे, अब आप खुद कर लेंगे बच्चे। तो पहले आप किधर थी,
नहीं, समझाने के लिए कर रहे हैं बच्चों। इधर देखें भाई, जो प्रोडक्ट ए है ना, इस पे एडजस्टमेंट फैक्टर लेना है आपने। कैसे लेंगे आप इधर देखें, तवज्जो फरमाएं। मुझे बताएं प्रोडक्ट ए की सेल कितनी है? 55। इसकी कॉस्ट कितनी है? कितनी बच्चों? 25। कितनी है? तो नेट कितना आया? 30 ना। जी जी, तो बच्चे मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना, ये तो प्रॉफिट तो इतना ही आना है ना, ये तो एक्चुअल प्रॉफिट आ गया ना। अब एडजस्टमेंट फैक्टर जो है ये किसका आना है? ये प्रोडक्ट ए का आना है। प्रोडक्ट ए का रेवेन्यू कितना है? इधर जो 60 लिखा उसकी जगह कितना आना है ये बता दें। 55 सेल है, इसमें से कॉस्ट कितनी है? बच्चे इधर सुने, अपना तबसरा बाद में प्लीज कीजिएगा। सेल कितनी है प्रोडक्ट ए की? प्रोडक्ट 55 और उसकी कॉस्ट कितनी है? 25। तो मुझे बताएं इधर कितना आना है? 25 आना है, 30 आना है। 30 मल्टीप्लाई बाय 12% कर देंगे आप इधर, ठीक है। ये एडजस्टमेंट फैक्टर इधर से माइनस होगा, इधर जाके ऐड हो जाएगा, जवाब फिर भी इतना ही आना है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी एट द एंड। लो जी, बच्चों रिप्लेसमेंट कॉस्ट को हमने कोई कुछ नहीं करना, नहीं छेड़ना। रिप्लेसमेंट कॉस्ट को कुछ नहीं करना, ठीक है बच्चों। हाँ, लेकिन जब आप जाएंगे ना उसके ऊपर, स्पेसिफिक के ऊपर, यार ये मुझे सारा दोबारा ही करवाना पड़ना है। बच्चों इधर बताओ, इधर कितना आता है? जी कितना आया बच्चों? जी अब आप वर्किंग करें, एक छोटी सी वर्किंग वन, जल्दी करो जल्दी। वर्किंग वन, उसमें लिखें सेल प्रोडक्ट ए की, और बी की क्या लिखनी है बच्चों आपने? जी शाबाश, बी की लिखें जी कॉस्ट। सॉरी, ए की सेल 55,000 और कॉस्ट ए की कितनी है? अच्छा, कितना आ गया बच्चों? 30,000 आ गया। कितना आया? अच्छा जी, 30,000 पे लगाओ बच्चों 12%। कितना आ गया बच्चों? 3600 आ गया। अच्छा जी, लिख लें अपने पास। अब आप इस तरह करें, हाँ एक ओपनिंग इक्विटी पे लगाएं, शाबाश। हाँ जी, तो 25 ही बनती है, 25 कहने बन दिया यार भाईजान। इसमें भी 100% वैसे ही किया हुआ है जिस तरह हमने किया है। उसने हाँ जी, तो वही 25 बनती है ना यार। बच्चों इधर देखो ना, ये 25 ही बन रहा है ना, ये 25 ही तो बन रहा है। कितना बन रहा है? दोनों का हिस्सा लहदा, इसका हिस्सा लहदा, उसका लहदा। जी 25 का 12% ले लें, कितना आता है? नेक्स्ट आ जाए बच्चों रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे, इसकी वर्किंग सेपरेट करें। रिप्लेसमेंट कॉस्ट बीटा की, एक्चुअल कॉस्ट बीटा की कितनी है बच्चों? एक्चुअल कॉस्ट कितनी है जी? अब हमने इसे कहा था ये करंट कॉस्ट है, क्या है? इसे करंट कॉस्ट भी कहा जाता है। इधर देखें, जो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट देना था ना उसने, स्पेसिफिक का, वो उसने रिप्लेसमेंट कॉस्ट की शक्ल में दे दिया। उसने आपको नंबर निकाल के दे दिया। क्या कर दिया बच्चों? जी अब आप देखें बच्चों, इधर कितना आना था? 35,000 क्या आना था? एक्चुअल 35 है, और बढ़ के कितना हो गया बच्चों? ये एडजस्टमेंट फैक्टर कितने का आया? 10,000 रुपए का। कितने का आया मेरे भाई? ये उसने आपको परसेंटेजेस में नहीं घुमाया, उसने आपको डायरेक्ट नंबर बताया है। क्या बताया है? 10। इसको ऐड कर दें जी इसमें। प्रोडक्ट ए का इंपैक्ट 3 रुपए से आया, प्रोडक्ट बी का इंपैक्ट 10 रुपए से आया। कितना हो गया बच्चों टोटल? जी अच्छा, इधर देखें, इधर देखो बच्चों, इधर
25,000 मल्टीप्लाई बाय, बोले शाबाश, प्लस इसमें कितना करना है 10। ये 10 कैसे आया बच्चों? रिप्लेसमेंट कॉस्ट में जो इन्फ्लेशन, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन, क्या बच्चों? स्पेसिफिक इन्फ्लेशन कॉस्ट के अंदर कितना है? ये कितना आ गया बच्चों? बिल्कुल यही वाला काम आपने इधर करना है आके। बताएं इधर कितना आता है जी? हाँ जी यार, ये 25,000 पे 12% करो, कितना आता है? फोकस कर लो ना थोड़ा सा यार। और ये 10,000 कैसे आया? रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो यार मैंने एक ही लिया, मैंने किसका लिया ये? यार वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है मेरे भाई, 12% किसकी है? एक ही तो मैंने किसका लिया है? कहता इन्फ्लेशन स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट ए ड्यूरिंग द ईयर इज 12%। तो ये ए का नहीं लिया मैंने 12, मैंने ए का नहीं लिया 12। अब ये बी है, बी, इसमें उसने एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं दिया हुआ, इसमें उसने अमाउंट दी है। क्या दी है? ये एक्चुअल कॉस्ट थी इसकी 35,000, वो बढ़ के कितनी हो गई है? तो ये कितने से बढ़ा? इस पे इंपैक्ट परसेंटेज में नहीं दिया उसने, प्रोडक्ट बी पे कितने अमाउंट्स में दिया है, किस पे दिया है? तो 3 उसका 10 इसका, 13 नहीं बनेगा भाई, 13 नहीं बनेगा, 13 बनाना। जो प्रोडक्ट ए पे मेरे भाई 12% है, उसने इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट फैक्टर दे दिया। बी पर उसने परसेंटेज नहीं दी, उसने कहा जी कि इतने से कॉस्ट बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? इधर बताओ कितना आता है? अच्छा, एज इट इज इधर जाके ऐड कर दिया आपने ये। अच्छा भाई, अब मुझे बताएं ये प्रॉफिट कितना? इधर बताओ प्रॉफिट। जी देखें जी, हाँ जी, ये थोड़ा सा मसला हुआ भाईजान। स्पेसिफिक ए जो है ना, ये है 12%, और हमने फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में यही बात की है कि भाईजान इसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस को हम कहते हैं, इसका इंपैक्ट हमने इस तरह सेट किया, जो करंट कॉस्ट है ना इस टाइम मार्केट में चल रही, ये वो है। क्या है बच्चों? इन्फ्लेशन में उसने अमाउंट परसेंटेज दे दी प्रोडक्ट ए की, और बी में क्या दिया? परसेंटेज नहीं लगानी उसमें। अच्छा, अगर आप एक्चुअली देखेंगे ना, बढ़ 12% से ही रही है वो भी, सही है। नेट करके अगर देखेंगे, उसके साथ नेट करेंगे जब आप सेल के साथ और कॉस्ट के साथ, तो 12% का नेट चेंज आएगा। अब भाई बात समझ गए हैं जी? एक सवाल आपने खुद करना है, ना हुआ तो मुझे बता दीजिएगा। ये वाला सवाल वैसे आसान है, सीधा साधा है, इसमें मसला नहीं है ये वाला, इसमें परसेंटेज में खेलना है आपने। जी बच्चों, ये होमवर्क हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 आपका। अब आपने जल्दी से MCQs नहीं, MCQs नहीं, बच्चों ये आखिरी ट्रांजैक्शन पढ़िएगा, ट्रू और फॉल्स वाली, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आके। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 5 की आखिरी ट्रांजैक्शन पढ़ें और जवाब बता दें। क्या था? फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस इज लाइकली टू बी मोस्ट रेलिवेंट टू, ये बात सही नहीं है। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस गोंगलू, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस जी, क्या था? एज दे आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न ऑन देयर परचेजिंग पावर। क्या होती है बच्चों? भाई चीजों को खरीदने की क्या जी? कुव्वत, ताकत। ठीक है बच्चों जी, ऊपर आ जाए भाई, ये पढ़ लें 1 वाला। क्या था? फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस मेजर्स प्रॉफिट, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। क्या था? इन टर्म ऑफ इंक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द, यानी ये एक बात प्रोडक्टिव कैपेसिटी की बात ये कर रहा है स्पेसिफिक। क्या कह रहा है बच्चों? स्पेसिफिकली जितने से चीजें बढ़ रही हैं, कहता हम अपने प्रॉफिट पे उतने से इंपैक्ट लेंगे, और वो प्रॉफिट जो है वो कैपिटल को कितने से बढ़ा देगा जी? उसी परसेंटेज के साथ या उसी अमाउंट के साथ। हमने असल में क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने अपने प्रॉफिट की असल शक्ल दिखाई लोगों को,
कि भाई असल शक्ल हमारे प्रॉफिट की क्या है, ये वाली है, ये इन्फ्लेशन वाला फैक्टर ये वाला लेके फिर हमने उन्हें कहा जी, और इतने से ही हम अपने कैपिटल को क्या कर रहे हैं, वरना होगा पता क्या, छोटी सी बात आखिरी करने लगा हूं इस टॉपिक की, फिर एमसीक्यूज पे जाना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो हमारा गेन कल को जो आ रहा होगा बच्चों बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा? ठीक है बच्चों, ये कल हमने पढ़ा था, याद है आपको? कल हमने पढ़ा था एसेट्स अंडरस्टेटेड होते हैं हिस्टोरिकल मेथड में और प्रॉफिट, बात समझ रहे हैं? इसलिए जो महंगाई का फैक्टर है वो इधर से माइनस करके प्रॉफिट की असल शक्ल दिखाई हमने, और हमने कहा ये इतने से ही ये वाला फैक्टर क्या हो गया, इक्विटी वाला बढ़ गया। और जब एक्चुअल में चीजें बिकेंगी तो बच्चों हमने ऑलरेडी इसका इंपैक्ट क्या लिया होगा, इधर इधर इसके अंदर क्या होगा, इन्फ्लेशन शामिल नहीं है। वो जो मैंने एग्जांपल करके दिखाई थी, मैंने कहा था 100 की चीज है 130, तो बचा कितना बच्चों, उधर 30 रुपए का प्रॉफिट आ रहा होगा, कितने का? लेकिन जब आप ना एंड पे जाएंगे ना, एंड पे जाएंगे, अब वो 30 का प्रॉफिट जब इधर आएगा वो इक्विटी बढ़ा देगा। इधर ऑलरेडी आपने इक्विटी को पहले कुछ बढ़ाया हुआ है, और अगर फॉर एग्जांपल 15 रुपए से प्रॉफिट बढ़ा आपका, वो इधर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और स्पेसिफिक में तो आपने जनरल से भी बढ़ाया है। अब बात समझ रही हैं? इधर गेन थोड़ा आएगा, लेकिन उतने से आपने पहले ही क्या बढ़ाई होगी बच्चों, इक्विटी बढ़ाई होगी। ओके जी, अब इसके एमसीक्यूज पे आए जल्दी से। आसान से एमसीक्यूज है, मुश्किल नहीं है। नहीं हम नहीं कर लेंगे, हमने नहीं करने, नहीं होमवर्क में नहीं देना बच्चों, जल्दी करें जल्दी, शाबाश। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट बेसिस आर रेफर टू बोर्ड्स कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। जी अच्छा बच्चों, अपना अपनी गुफ्तगू खत्म कर दें प्लीज, ना करें, डिस्टर्बेंस ना करें क्लास में। इधर देखें शाबाश, अब बातें किए जा रहे हैं, इधर देखो। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट बेसिस रेफर टू इन द बोर्ड्स कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। बच्चों वो बातें बतानी है जो कि एक्चुअली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के मुताबिक हैं, जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में इस्तेमाल हुई हैं, वो बतानी है। बताएं जी। करंट कॉस्ट, रेसिडुअल वैल्यू तो बच्चों हमने नहीं पढ़ी जी। कहता करंट कॉस्ट, हिस्टोरिकल, ये अच्छा वैसे तो हमने प्रेजेंट वैल्यू भी नहीं पढ़ी, ये वैल्यू इन यूज। हाँ जी भाई, वैल्यू इन यूज ही होती है डिस्काउंट फैक्टर लगाने के बाद जी। कहता फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, मनी टर्म्स की बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? कहता इज ऑल्सो रेफर टू, शाबाश। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मेजर प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जो प्रोडक्ट के हिसाब से जो स्पेसिफिक रेट लगाना, वो किस पे होता है बच्चों? शाबाश, वेल डन। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सही अबाउट हिस्टोरिकल कॉस्ट इन टाइम ऑफ राइजिंग प्राइसेस। बताओ बच्चों, प्रॉफिट्स ओवरस्टेटेड और एसेट्स जी। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया नीड टू बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर फॉर एन एलिमेंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड विद इन द, बोले शाबाश, बहुत तवज्जो से जी। कहता इट मीट द डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई सीधी सी बात है, वो डेफिनेशन मीट करेगा तो उसको रिकॉर्ड करना है ना। कहता इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द, अच्छा एक बात याद रखें, उसका सवाल समझें, उसका सवाल समझें क्या है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया नीड टू बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर फॉर एन एलिमेंट। 5 एलिमेंट्स हैं, क्या हैं? उसने ये नहीं कहा कि मुझे क्या उसका नाम है एसेट की डेफिनेशन बताओ, ये नहीं उसने कहा। कहता इट इज सर्टन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल, बच्चों ये दो बातें तो मेरा ख्याल है एसेट के लिए स्पेसिफिक कर दी। ओ सॉरी, इट इज सर्टन, ये नहीं होता बच्चों, सर्टन नहीं होता। कहता मीट्स द डेफिनेशन, प्रोबेबल उससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। अच्छा ये प्रोबेबल होता है या सर्टन होता है? जी, सर्टन का मतलब कोई बता सकता है? इसमें वो एसेट की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा कि सर एक शर्त पूरी हो रही है बाकी 3 हो नहीं रही, ये नहीं पूछ रहा। वो आपसे पूछ रहा है एलिमेंट को कब रिकॉर्ड करना है। तो बच्चे प्रोबेबल का लफ्ज होता है, ठीक है। कहता आइटम हैज अ कॉस्ट, और आइटम हैज अ कॉस्ट, और इसका मतलब कोई समझा सकता है क्या? जी बोले शाबाश। बच्चों ये नहीं होता आइटम हैड अ कॉस्ट और वैल्यू, या उसकी कॉस्ट, ये क्या होता है? ये पढ़ें, क्या था? आइटम हैड अ कॉस्ट और वैल्यू
ये इनकम्प्लीट है। कहता आइटम की कोई भी कॉस्ट हो, कॉस्ट और वैल्यू का मतलब इस वजह से गलत नहीं हमने किया। अच्छा बच्चों, किसी चीज, ये मार्कर है, इसकी कॉस्ट कितनी है? वो कहता है यार शायद 80 हो, शायद 40 हो। बच्चों शायद की बेसिस पे थोड़ी हम एसेट को रिकॉर्ड करते हैं। कहता जी कैन बी रिलायबली मेजरेबल। क्या बच्चों? हमने IAS 16 के क्राइटेरिया में भी यही पढ़ा था, IAS 40 में भी पढ़ा था, गवर्नमेंट ग्रांट में भी पढ़ा था, याद है आपको? ये समझ आया ये क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब है बच्चों कोई भी कॉस्ट होगी ले लेंगे। कह जी इसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए, आपने कहा ना ठीक है कॉस्ट तो है ना, वैल्यू तो है ना। ये नहीं होता बच्चों, इसका जवाब है ये और ये। ओके बच्चों, नेक्स्ट कहता, अच्छा ये मैंने आपको कहा था पर्पस ना एक दफा पढ़ लीजिएगा, बस हल्का सा ना पढ़ लीजिएगा। ये पढ़े थे आपने घर जाके? नहीं, टाइम नहीं मिला होगा जी। कहता टू असिस्ट द बोर्ड इन प्रिपरेशन एंड रिव्यू ऑफ IFRS। ये बात तो उसकी सही है बच्चों, ऑडिटर को भी असिस्ट करता है बच्चों। अगर कोई चीज, अच्छा बात सुने, अकाउंटेंट को कोई चीज स्टैंडर्ड में नहीं मिलती तो बच्चों ऑडिटर को भी सिंपल सी बात है, वो नहीं मिली होगी तो उसने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को ही देखना है ना। ऑडिटर जो होता है वो किस चीज को ऑडिट करता है? वो डॉक्टर्स को जाके देखता है कि डॉक्टर सही तरह ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं। नहीं बच्चों, वो अकाउंटिंग का ऑडिट करता है। किसका करता है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी है या नहीं बनी। कहता है टू असिस्ट इन डिटरमिनिंग द ट्रीटमेंट ऑफ आइटम नॉट कवर्ड बाय एन एग्जिस्टिंग IFRS। बच्चों सीधी सी बात है, देखो अगर कोई चीज स्पेसिफिक स्टैंडर्ड में गिवन है तो बच्चों उसका क्या मतलब है जी, हमने वो फॉलो करना है। अगर नहीं है तो फिर किस पे आना है? फिर जनरल गाइडलाइंस है। कहता जी टू बी अथॉरिटेटिव व्हेन स्पेसिफिक IFRS कन्फ्लिक्ट्स विद। जी बच्चों कन्फ्लिक्ट के केस में किसको प्रेफरेंस दी जाती है? तो अथॉरिटेटिव थोड़ी होता है ये, अथॉरिटेटिव तो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है। तो जवाब क्या है? अच्छा उसने नॉट पूछा था ना, तो नॉट के केस में फिर जवाब क्या हुआ? ओके अच्छा जी। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एन एसेट। बच्चों ये तो आसान है, जल्दी बता दें। ए स्किल्ड एंड एफिशिएंट वर्कफोर्स, इधर से पता चल रहा है बच्चों एम्प्लॉयज पे कंट्रोल नहीं होता। कहता ए हाईली लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट साइंड ड्यूरिंग द ईयर विच इज ड्यू टू कमेंस शॉर्टली। ये तो बच्चों अभी तो क्या कहते हैं निगोसिएशन हो रही है, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, ऑनरशिप नहीं है, कंट्रोल नहीं है। और बात समझे हैं जी। कहता है गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू परचेज ऑफ एन आइटम। कहता जी ऑफ अ प्लांट सेवरल ईयर्स अगो विच हैज रिमेनिंग लाइफ ऑफ 4 साल। जी ये क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों? आहिस्ता आहिस्ता करके आपने किस में लेके जाना? इनकम। तो ये एसेट किधर से आ गया इधर? अच्छा इसको पढ़ने से पहले ना जरा स्टोरी सुन लीजिएगा, पहले स्टोरी सुन लीजिएगा। असल में ना ये MCQ इसको देना नहीं चाहिए इधर। ये वाला जो है ना, ये तो मेरा ख्याल आप MFA में पढ़ेंगे, नहीं तो वो एडवांस BFD में जाके पढ़ रहे होंगे। ये तो पता नहीं इसने क्यों इधर लफ्ज लिख दिया, ये वाला लफ्ज किधर गया? फैक्टर्ड का। इधर पढ़े बच्चों, जरा इधर सुने, जरा बात सुन लें जरा हल्की सी 1-2 मिनट। बच्चों कंपनी के ना रिसीवेबल्स होते हैं, क्या होते हैं? डेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? और कुछ रिसीवेबल डेबिट और बच्चों सेल्स क्रेडिट हो गई होंगी ना। अब असल में होता क्या है? होता ये है कुछ लोग ना, उनकी स्पेशलाइजेशन ही ये होती है जी कि वो रिकवरी करके देते हैं। क्या करके देते हैं? अगर कुछ कंपनी ऐसी होती है उन्होंने अपने रिसीवेबल जो है आउटसोर्स किए होते हैं। क्या किए होते हैं? आउटसोर्स किए हैं कि सर जी देखें हमारा काम है चीज़ों को बेचना, हम चीज़ों को बेचेंगे, पैसे लेके देना आपका काम है। वो कहते हैं सर मसला ही कोई नहीं है, ऐसी की तैसी देख लेते हैं, कोई पैसे नहीं देता। तो वो स्पेशलाइज होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इसे कहते हैं आपने अपने रिसीवेबल की फैक्टरिंग कर ली है। क्या कर ली है बच्चों? अच्छा वो जब आपको पैसे लेके देंगे तो बच्चों अपना कमीशन चार्ज करेंगे। क्या करेंगे? ऐसे नहीं होगा कहेंगे सर कोई मसला नहीं, आपने 100 की चीज बेची है तो कोई मसला नहीं, ये ले 100 रुपये आपको मैंने लेके दे दिया। ऐसा नहीं होगा बच्चों, अपना 10%, 15%, 6%, 5% जो भी एग्रीमेंट होगा वो क्या करेंगे बच्चों। लेकिन एक बात याद रखिएगा, असूलन कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ था उनका? वो फैक्टरिंग वाली कंपनी के साथ या आपके साथ? यानी जो कंपनी चीजें बेचती है। तो असूली तौर पे बच्चों ये रिसीवेबल किसका है? उस फैक्टरिंग को दे दिया आपने? नहीं, ये रिसीवेबल किताबों में कौन रिकॉर्ड करेगा?
भाई एक्चुअल जो कंपनी है जिसने आउटसोर्स किया है, ये बात समझ आती है आपको? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फैक्ट छोटा नहीं, ये तो बड़ा हैवी किस्म का कॉन्सेप्ट है। बस आपको ये बता दिया। असल में बच्चों अब भी हक किसका है इन पैसों पर? बात समझे हैं? बात समझे हैं? अच्छा जी, कहता ए रिसीवेबल फ्रॉम अ कस्टमर विच हैज बीन सोल्ड टू अ फाइनेंस कंपनी। कहता है एक ऐसी कंपनी को अपने रिसीवेबल आपने दे दिए हैं जी, जो कि आपको रिकवरी करके देगी। क्या करके देगी? कहता था फाइनेंस कंपनी हैज फुल रिकोर्स टू द एंटिटी फॉर एनी लॉसेस। अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है। अब ना आगे दो शर्तें होती हैं। क्या होती हैं? एक शर्त ये है कि बच्चों जो एक्चुअल कंपनी है उसने क्या किया, उसने कहा जी ये रिसीवेबल जो है ना ये मेरे हैं, मैं अपनी किताबों में रिकॉर्ड करूंगी, आपने सिर्फ रिकवरी करनी है। दूसरा ये होता है फैक्टरिंग के अंदर, फैक्टरिंग में दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं जी, 1 2। आपने अपने राइट्स भी बेच दिए हैं। क्या कर दिए हैं? राइट टू रिसीव किसके हवाले कर दिया? हैंडेड ओवर टू इस केस में क्या होता है सुन लें। इस केस में ये होता है 100 रुपए के रिसीवेबल हैं, आपने जी कहा जी कि मैं 80 रुपए की आपको बेचता हूं। कितने का? आप मुझे 80 रुपीज दें, हमारी तरफ से अगले बंदे से 150 रुपया रिकवर कर लें। ये जिम्मेदारी किसकी है जी? आपकी है। ये जिम्मेदारी किसकी है जी? आपकी है। सही है जी। आपकी किसकी? फैक्टरिंग कंपनी की। सही है बच्चों। अब इनका राइट भी नहीं है रिसीवेबल पे। ये बात समझे हैं? नॉर्मली ये किसको अपनी किताबों में रिकॉर्ड करना चाहिए? एक्चुअल कंपनी को जिसने चीजें बेची। अगर वो अपना राइट भी बेच दे बच्चों, तो बच्चों अब तो राइट ही नहीं है इनके पास। अब तो एग्रीमेंट हो गया होगा कि आपने 80 रुपीज लिए होंगे और उसको कहा होगा जी ये आपका राइट है जी, बस आप चाहे इनसे 100 निकलवा लें, आप चाहे 50 निकलवा लें, हम आपसे नहीं पूछेंगे। भाई बात समझ आती है? और दूसरा सिनेरियो होता है राइट टू रिसीव, आपने अपने पास रिटेन किया है। क्या किया है? ठीक है बच्चों। इस केस के अंदर एसेट कौन रिकॉर्ड करेगा? यानी हम कौन है? एसेट रिसीवेबल रिकॉर्डेड विद इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। क्या बच्चों? ओके बच्चों, सही है जी। इस केस में क्या होता है बच्चों? एसेट रिसीवेबल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फाइनेंस ओके बच्चों, जल्दी से ये नोट कर लें। ये वैसे ना सिर्फ इस जगह पे ये फैक्टरिंग वाला लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वरना आपकी पूरी किताब में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। I2B में था ये? तो पता था आपको ये? तो फिर मुझे क्यों खपा रहे हो? जी गादी साहब आप इधर फोकस कर लें। भाई हो गया ये जी। कहता जी ए रिसीवेबल फ्रॉम अ कस्टमर विच हैज बीन सोल्ड टू अ किस कंपनी को? अब कहता था फाइनेंस कंपनी हैज फुल रिकोर्स टू द एंटिटी फॉर एनी लॉसेस। बच्चों ये रिसीवेबल रिकॉर्ड करेगी किताबों में। डन बच्चों। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिसिज्म डज नॉट अप्लाई टू हिस्टोरिकल कॉस्ट ड्यूरिंग अ पीरियड। अच्छा जी, हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर ना क्रिटिसिज्म होता है। क्या होता है जी? प्रॉफिट अंडर ओवरस्टेटेड होता है, एसेट अंडरस्टेटेड है, चीजें अप टू डेट नहीं है, इस तरह की चीजें। इनको क्या इधर देखिए ना बच्चे, इधर मोबाइल छोड़ देना, इधर इधर जी। बताओ बच्चे, जवाब बता दो, क्या जवाब है इसका? जल्दी बोलें।
दे कंटेन मिक्स वैल्यू, सम आइटम्स आर करंट, सम आउट ऑफ डेटेड। बच्चों आउट ऑफ डेटेड आइटम्स होती है ना, जो तो नई नई ली होंगी वो तो ठीक है, पुरानी वाली आउट डेटेड है। दे आर डिफिकल्ट टू वेरीफाई, ये गौर से पढ़े, एज ट्रांजैक्शन कुड हैव हैपेंड मेनी ईयर्स अगो। बच्चों क्या ये सही है? ये क्रिटिसिज्म गलत है। ये क्रिटिसिज्म क्या है? गलत क्यों है? सुन लें सुन लें। 4 साल पहले चीज ली है, मार्कर 4 साल पहले लिया, क्या इनको कॉस्ट का नहीं पता होगा कितनी है? हाँ ये कह सकते हैं कि इनकी चीज अपडेटेड नहीं है, करंट कॉस्ट पे नहीं है, क्या उनके पास डाटा गुम जाना, गायब हो जाना है? भाई ये तो पता होगा ना, 4 साल पहले अगर चीज ली है कितने की ली, हाँ पड़ी वो कितने पे है बच्चों, करंट कॉस्ट पे नहीं है, अपडेटेड नहीं है, और इतना तो पता होगा ना। कहता दे आर डिफिकल्ट टू वेरीफाई। बच्चों कोई मुश्किल नहीं आती, फौरन पता चल जाता है चीज का। इधर नहीं हमने किया, चीज का पता नहीं चला कॉस्ट कितने की है। अच्छा जी, ये कहता दे अंडरस्टेट एसेट्स एंड ओवरस्टेट, जी ऐसा तो होता है, दे ओवरस्टेट गेयरिंग इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बच्चों वो डेट इक्विटी रेशो की बात कर रहे हैं ना, अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट की बेसिस पे चल रहे होंगे ना, तो बच्चों क्या होगा, आपका प्रॉफिट्स ओवरस्टेटेड है। क्या है बच्चों? जब आपके प्रॉफिट्स में मसला तो आपके रिटेन अर्निंग्स में भी मसला, आपकी गियरिंग रेशियो भी चेंज होगी। अच्छा तो इसका जवाब क्या है बच्चों? ये वाला बीटा। बीटा बीटा भी पढ़ा के आए हूँ, बीटा। ये क्रिटिसिज्म सही नहीं है कि उनको अपनी चीजों की कॉस्ट वगैरह का नहीं पता होगा, ट्रांजैक्शन का नहीं पता होगा जी। कहता फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस रियल टर्म्स वाली इज आल्सो रेफर्ड, जल्दी बताएं शाबाश भाई, रियल टर्म्स भाईजान, कांस्टेंट परचेजिंग पावर, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस रेफर्ड, जल्दी बोलना शाबाश। ये वो सवाल के अंदर भी आया था 10,000 वाला जी। क्या था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, शाबाश। क्या था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट जनरल रेट के मुताबिक, जी बोलें शाबाश। इसमें कहता है जी स्पेसिफिक के मुताबिक बता दें, ओहो जी। कहता फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस इज लाइकली टू बी द मोस्ट रेलिवेंट, डन बच्चों। कहता फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस इज लाइकली टू बी द मोस्ट रेलिवेंट। अच्छा बच्चों अब ना इधर तवज्जो फरमा लें जरा, आप तवज्जो फरमा लें इधर जरा बच्चों। अब ये वाले जो सवाल है ना, इनको सॉल्व करने का स्पेसिफिक पैटर्न है, क्या है? इधर देखना है अब आपने पकड़नी है जी ओपनिंग इक्विटी, ओपनिंग इक्विटी। उसमें आपने क्या करना है बच्चों? प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी है। क्या करनी है? जितना एक्चुअल प्रॉफिट है ना उसको क्या कर देना है? कम कर देना है। क्या कर देना है? अगर तो जनरल रेट है जनरल से करना है, अगर तो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस है कौन से वाली, बोलो बोलो शाबाश, जनरल वाली, तो जनरल से कर देना। अगर तो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस है, सॉरी रियल टर्म्स वाली, तो जनरल से। अगर फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस है तो बच्चों इन सवालों को करने का ये जो सवाल हैं, ये 5-7 सवाल हैं, इनका स्पेसिफिक फॉर्मेट है। आ जाओ पढ़ो भाई। कहता एन एंटिटी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3,50,000। बच्चों इस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट आनी है। क्या आनी है? अगर तो मनी टर्म्स है फिर नहीं आनी, अगर रियल है या फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस है फिर आनी है। देख लेते हैं। कहता बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसमें नहीं आनी। कहता ओपनिंग कितना है जी? ओपनिंग कैपिटल कितना है? कहता स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्सेस इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर, कितना बच्चों? 20%। ओहो ओ नहीं सॉरी, ये है स्पेसिफिक 20% भाई, ये स्पेसिफिक है। और जनरल कितना है भाई? कहता अब आपसे सवाल देखें क्या पूछ रहा है बच्चों, आपसे प्रॉफिट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट। ये आप ओपनिंग इक्विटी लिखेंगे अपने पास, और ओपनिंग इक्विटी पे रेट लगेगा और प्रॉफिट एडजस्ट कर देंगे। ये बात समझ आती है? हमेशा ओपनिंग इक्विटी पे रेट लगेगा, बार बार बता रहा हूं। कहता हाउ मच प्रॉफिट शुड बी रिकॉर्डेड फॉर 2019 अंडर फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, और इधर ऊपर बता दिया उसने। बताओ बच्चों प्रॉफिट कितना आना है? यही प्रॉफिट है बच्चों, एडजस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड। ये आई कैप ना, अगर आप पास पेपर उठा के देखें, एक आध एमसीक्यूज इस तरह के न्यूमेरिकल दे देता है 1-2 नंबर का, आप देख ले 1 नंबर का देता है नॉर्मली। इसमें पढ़ लें। कहता हाउ मच प्रॉफिट शुड बी रिकॉर्डेड फॉर 2019 अंडर बच्चों
अब सबसे पहले सवाल में ओपनिंग कैपिटल ढूंढना है आपने। अच्छा अब अभी 1 मिनट ठहर जा मरे, 1 मिनट ठहर जा। 1 लाख प्रॉफिट कितना है बच्चों? ओपनिंग 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 कैपिटल ओपनिंग इक्विटी देख लिया आपने, 10 लाख। ये आपने लिख ली, ठीक है बच्चों, इस पर रेट लगना है। अच्छा प्रॉफिट कितना है? अच्छा जी, क्या था जी जनरल कितना है जी इन्फ्लेशन? अब आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, इधर आए, कितना आया भाई? 50,000 आया। तो ये कितना बन गया प्रॉफिट? अच्छा इस तरह करें, ये जवाब कौन सा है बच्चों बताओ? अच्छा आगे ना इसी सवाल को सॉल्व करो, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें अगर स्पेसिफिक हो तो। यही सवाल है बच्चों, लेकिन मसला क्या है जी? प्रॉफिट बताएं कितना है जी? मल्टीप्लाई बाय 20 ना बच्चों। एडजस्टेड प्रॉफिट बताएं आफ्टर इम्पैक्ट, आफ्टर टेकिंग इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट जी। जी भाई ये 18 नंबर पे आए और उसमें उसने कहा था फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस के मुताबिक निकाल दें। ओके बच्चों सही है। अच्छा जी क्या था जी? व्हाट इज द करेक्ट कैरिंग अमाउंट टू बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अंडर हिस्टोरिकल मेथड? बच्चों इसमें तो सिंपल है, कॉस्ट में से लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर दें, सिंपल सी बात है भाई, इसमें तो मसला नहीं है ना। कहता जी आइटम की कॉस्ट कितनी है बच्चों बताओ? 5 लाख। परचेज कब किया? 1 अक्टूबर। आपको कब कॉस्ट चाहिए बोलो शाबाश? कब कॉस्ट चाहिए बच्चों? 2 सालों के बाद चाहिए ना। अच्छा जी सॉरी, बुक वैल्यू कब चाहिए? 2 सालों के बाद। भाई इसकी कॉस्ट कितनी है? आप लेस क्या करेंगे? 5 लाख बच्चों, रेजिडुअल वैल्यू है जी 10% ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और करंट कॉस्ट। बच्चों करंट कॉस्ट लेनी है या हिस्टोरिकल? जी तो इसमें से 10% माइनस करेंगे तो 50,000 आएगा मेरा ख्याल है। डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है? किधर लिखा हुआ है? जी ये है जी लाइफ 5 साल। भाई 5 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई कितने सालों से कर दें, आपके पास क्या आ जाएगी? जी कितना भाई? कितना आया? अच्छा आप कैलकुलेटर पकड़ें, बल्कि ये 5 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 5, अगर आप 3 कर देंगे ना तो ये आ जाएगा डायरेक्ट। अगर आप यही फॉर्मूला इस्तेमाल करें, डिवाइडेड बाय 5 करें, मल्टीप्लाई बाय 3 करें, 2 से किया तो आया जितना एसिड इस्तेमाल हो गया, और अगर 3 से करेंगे तो रिमेनिंग की अमाउंट आ जाएगी। ये डायरेक्ट भी आ सकती है बच्चों जी। अब आप आ जाए सोल्यूशन 20 पे। इसमें क्वेश्चन का फॉर्मेट तो यही है, लेकिन उसने पूछा करंट का, करंट कॉस्ट का है। करंट कॉस्ट के लिए कॉस्ट को बढ़ाओ, कल क्वेश्चन भी किया था। अब बच्चों कहता है अंडर, कहता स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बताएं एसेट की बुक वैल्यू क्या है, किस मेथड में? अंडर करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। जी मेरे भाई इधर आओ, मुझे बताओ जी ये कॉस्ट कितनी हो जानी है? लेस बच्चों ये हो जाना है 6 लाख का 10% करें तो मेरा ख्याल 60,000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आना है? अच्छा और अगर आप ना इसी फार्मूला को लेके मल्टीप्लाई 3 से करें तो डायरेक्ट बुक वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगी भाई? ओए आ जाएगी ना, गादी हंस रहा नहीं आएगी? आ जाएगी। ये बची हुई अमाउंट है, क्या है? ये बची हुई अमाउंट है जी। और सही है बच्चों, और कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कहता था IASB आइडेंटिफाइज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटेटिव 2
रेलिवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। कहता जी विच टू ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू फलाना फलाना। बच्चों बताओ जी, रिलायबिलिटी और कंपैरेबिलिटी। यार ये थी तो सही किसी की, ये एनहांस करना इंफॉर्मेशन को यूज की थी भाईजान, 4 थी। मेरा पेपर है, मेरा ख्याल है जी। क्या बताया था? कंपैरेबिलिटी, उसके बाद वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस, अंडरस्टैंडेबिलिटी जी। कहता हाउ मच प्रॉफिट शुड बी रिकॉर्डेड फॉर, ये देखें 2019 में आया था ये। कहता अंडर रियल कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट। बच्चों सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल ढूंढो कितना है। अच्छा आप प्रॉफिट ढूंढो कितना है, 480 प्रॉफिट है। इसमें से क्या माइनस करना है, 11 लाख मल्टीप्लाई बाय जनरल रेट देखें। अच्छा मेरी बात सुने और भाई सुनो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, साइंसदान नहीं बनना कि हमेशा जनरल रेट कम होगा स्पेसिफिक ज्यादा होगा। ध्यान से, मेरा ख्याल है पिछली दफा एक एमसीक्यूज आया है, पिछली दफा एमसीक्यूज आया मुझे अच्छी तरह याद है, उसमें उसने जनरल रेट क्या रखा था बच्चों, ज्यादा स्पेसिफिक कम। उसने कहा बच्चों कंफ्यूज करते हैं जी। बच्चों ये स्पेसिफिक 15% है, जनरल 12, इसमें तो खैर ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाई बाय कर दो 12%, बताएं कितना आता है? तो जवाब लें सर, ये जवाब बन गया ये। अच्छा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा आई के आपके सवाल देखे ना तो रिपीट हो रही हैं चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल, जी बोलें शाबाश। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अच्छा जिस बच्चे ने अब एमसीक्यूज किए हैं देखे बार बार वही आईकेएफ भी पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजरमेंट बेसिस, बोलें शाबाश। ये कहां है, ये तो पढ़ी नहीं है भाई, फुलफिलमेंट वैल्यू कहीं भी कहां पढ़ी है बताओ, जो आईएएसबी के अंदर इस्तेमाल हुई है, जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। मेरे भाई वैल्यू इन यूज, करंट कॉस्ट, फेयर वैल्यू किधर लिखा हुआ है? दिखाओ। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजरमेंट बेसिस फॉर एसेट्स एज रेफर्ड इन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अच्छा बच्चों मैं कल आपको आईकेएफ की किताब से देख के बता दूंगा, मुझे समझ आ गई है मसला क्या। उसने सवाल एसेट का पूछा है, किसका पूछा है? एसेट के केस में फुलफिलमेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वैल्यू इन यूज का होता है। कल मैं इंशाल्लाह कंफर्म भी करके आपको बता दूंगा, ठीक है बच्चों? याद रखिएगा, मुझे भी इंशाल्लाह याद रहेगा। कल प्री की आखिरी क्लास है तो ये लाजमी पूछ लेना है आपने मेरे से जी। बच्चों याद रखिएगा, फुलफिलमेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है ये एसेट के लिए रेलिवेंट नहीं है, एसेट के लिए है जी वैल्यू इन यूज का कॉन्सेप्ट रेलिवेंट। याद रखिएगा, कल कंफर्म भी कर लेंगे इंशाल्लाह जी। अच्छा जी कहता जी हाउ मच प्रॉफिट शुड बी रिकॉर्डेड फॉर, यार ये देखो ये तो रिपीट हो रहा है बार बार। अब ये कर लेंगे, ये प्रॉफिट है 5.5 लाख का, ये ओपनिंग है जी 15 लाख, इस पे रेट कितना लगना है जी? एक मिनट भाई, अब माइनस बोलो, बोले जल्दी, बोले जल्दी। 2 लाख, तो जवाब बताओ। 3 लाख जी, ये ले। हाँ जी कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कहता कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नॉट एन आईएफआरएस एंड नथिंग इन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरराइड्स। 100% सही बात की है। कहता बेस्ड ऑन पर्पस, वन ऑफ द पर्पस ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज टू असिस्ट आईएएसबी। बच्चों बिल्कुल सही बात कर दी, तो जवाब बना। कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा और ये देखें ये रीसेंट अटेम्प्ट्स में आ रहे हैं सारे। कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसीडर्ड फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। चलें जी ठीक है बच्चों,
इसमें एक दो MCQs आए हुए हैं, 2-3 आए हैं जो रिसेंट अटेम्प्ट में है। कल इंशाल्लाह वो भी आपको एक नज़र दिखा देंगे। ठीक है जी, ये लेक्चर इधर ही ख़त्म हुआ। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ख़त्म हो गया है। अल्लाह हाफिज़।